हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विभा योर मेंटोर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है इसका पार्ट 5 आज हम करेंगे और हमारा टॉपिक रहेगा, चैप्टर है आर एनवायरनमेंट, चैप्टर 15 ऑफ साइंस बायोलॉजी। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल ईच। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये हमें बताना है और एग्जाम्पल देके बताना है। उसके बाद दो चेंजेस ऐसे बताने हैं जो लोगों को अडेप्ट करने चाहिए टू डिस्पोज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ताकि एनवायरनमेंट को सेव किया जा सके। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो स्लोली डिस्ट्रॉयड होते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होते हैं बाय नेचुरल प्रोसेसेस एंड बाय नेचुरल ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगी एट्सेट्रा। और एग्जाम्पल क्या है, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स हो गया, ये सारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन और डीकम्पोज इनटू द सॉइल बाय नेचुरल एजेंट्स। जो नेचुरली हम लोग जिसको डीकम्पोज नहीं कर सकते उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, तो सभी को पता है कि प्लास्टिक तो बहुत गवर्नमेंट भी बोलती है कि प्लास्टिक कम से कम यूज़ करो। अब कौन सी हैबिट्स को वी हैव टू कैरी जिससे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिस्पोज कर सकें। फर्स्ट तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमें बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों वेस्ट के लिए डिफरेंट डस्टबिन्स का यूज़ करना चाहिए, यानी कि पहले ही सेपरेट करना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक और ग्लास को भी अलग कर लेना चाहिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से और इन्हें रिसाइकिल करना चाहिए। इसके बाद लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि टू यूज़ पेपर और जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। राइट, नेक्स्ट है our food grains such as wheat and rice, vegetable and fruits, and even meat are found to contain varying amount of pesticide residues. State the reasons to explain how and why it happens. घर में आपने बात करते सुना होगा कि अब जो वेजिटेबल्स या हम फ्रूट्स लाए हैं इस पर भी आउटर कोटिंग होती है, केमिकल से बड़ा किया जाता है। या वीट एंड राइस है, मीट को भी नहीं छोड़ा गया, उसमें भी पेस्टिसाइड्स के रेजिड्यू पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या होता है कि जो हार्मफुल पेस्टिसाइड्स जब प्लांट्स पर स्प्रे किए जाते हैं लाइक डीडीटी, दे एंटर द प्लांट बॉडी ऑन बीइंग एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। जब प्लांट सॉइल से जितने भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, तो वो प्लांट बॉडी में आ गए। अब क्या हुआ, एनिमल्स हैव ईटन दिस प्लांट, और क्या होता है, ये जो केमिकल्स हैं दे गेट एक्यूमुलेटेड इन एनिमल्स बॉडी, क्योंकि ये मेटाबोलाइज भी नहीं हो सकते और एक्सक्रीट भी नहीं हो सकते। तो क्या होता है, ये हार्मफुल केमिकल्स जब नेक्स्ट सक्सेसिव लेवल पे पहुंचते हैं, यानी कि नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जब पहुंचते हैं, तो ये जो एक्यूमुलेशन है हार्मफुल केमिकल्स का ये और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और यही रीज़न है कि हमें जितने भी वीट हैं, राइस हैं, वेजिटेबल यानी कि प्लांट प्रोडक्ट्स में भी हमें, फूड ग्रेन्स में भी हमें केमिकल्स मिलते हैं, एज वेल एज मीट में मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने सिखाया होता है। ठीक है, तो यही रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड इन द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। जो ओजोन है एटमॉस्फेयर के हायर लेवल पर कैसे बनती है। डैमेज टू ओजोन लेयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ये हमने पहले भी किया है। तो ओजोन कैसे बनती है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, जिससे कि ऑक्सीजन के एटम्स जो है फ्री हो जाते हैं, और जब ये एक ऑक्सीजन का एटम वापस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ओजोन बनती है। जैसे कि आप ये रिएक्शन में देखिए, ऑक्सीजन, उसके बाद यूवी रेज के साथ एक्शन हुआ तो उसके बाद ऑक्सीजन के एटम्स टूट गए, O+O हो गए। इसके बाद इनमें से जब ऑक्सीजन एटम वापस से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ओजोन लेयर बनती है। ओके, अब क्या है, ओजोन लेयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, क्यों, क्योंकि इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन, और क्या करती है, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। अब अगर यूवी रेस आएंगी अर्थ सरफेस पे तो क्या करेगी, बहुत ही हैज़ार्डियस है, ये स्किन कैंसर, एजिंग, कैटरैक्ट, ये सब चीज़ें होती हैं अगर ओजोन नहीं होगी या ओजोन उस एरिया में नहीं होगी। तो इसलिए हमें ओजोन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन फिनोमिनन ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बताना है क्या होता है। हाउ डज इट अफेक्ट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, पर्टिकुलरली द टर्शरी कंज्यूमर्स। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है और ये सभी लेवल के ऑर्गेनिजम्स को, पर्टिकुलरली टर्शरी कंज्यूमर्स को कैसे अफेक्ट करता है। तो क्या होता है, द लेवल ऑफ हार्मफुल पेस्टिसाइड्स जैसे कि डीडीटी,
जब वो एक ट्रॉपिक लेवल फूड चेन में पहला ट्रॉपिक लेवल कंज्यूम करेगा उसके तब कम होगा, बट जब सेकेंड वाला करेगा तो और ज़्यादा, यानी कि एक्यूमुलेशन जो है इन हार्मफुल इंटॉक्सिकेंट्स की, ये ईच सक्सेसिव लेवल पर, यानी कि हर ट्रॉपिक लेवल से जब नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में पास ऑन होती है तो इसकी जो एक्यूमुलेशन है वो बढ़ता जाता है, बिकॉज दे कैन नेवर बी मेटाबोलाइज्ड एंड नॉर इट कैन बी एक्सक्रीटेड बाय द ऑर्गेनिज्म। अब इतना लास्ट फूड चेन में आता है ह्यूमन बॉडी। तो जब ये सारा हार्मफुल पेस्टिसाइड्स जो है ह्यूमन बॉडी में एक्यूमुलेट होता है तो लास्ट में यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा हायर ट्रॉपिक लेवल पे, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एक लाइन में हम बोलेंगे कि जब सक्सेसिव लेवल में हार्मफुल केमिकल्स जब एब्जॉर्ब होते जाते हैं तो एक्यूमुलेशन इंक्रीज होता है और इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब टर्शरी जो कंज्यूमर है वो टॉप पर है फूड चेन की, तो इसीलिए उनके पास इंटॉक्सिकेंट्स का जो अमाउंट है वो हायर होगा एज कम्पेयर टू द लोअर ट्रॉपिक लेवल्स। नेक्स्ट इज सजेस्ट एनी 4 एक्टिविटीज़ इन डेली लाइफ विच आर इको फ्रेंडली। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे जो इको फ्रेंडली हो, जैसे कि ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए। तो मतलब हर जगह ही आपने सुना होगा कि इसके लिए एक डे भी आता है, ठीक है। इसके बाद बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है इसकी हम बार बार बात कर रहे हैं कि इसके लिए सेपरेट डस्टबिन होने चाहिए। क्लोथ बैग्स, जूट बैग्स, पेपर बैग्स का यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। उसके बाद लोगों में भी अवेयरनेस डालने के लिए, उनको भी अवेयर करने के लिए कैंपेन्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि एनवायरनमेंट को कैसे सेव करना है। तो इस तरह से डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में चेंज करके हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। इसके साथ ही मैन्योर्स और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मेथड यूज़ करने चाहिए, ना कि केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स और पेट्रोल्स वगैरह जो है अनलेडेड यूज़ करना चाहिए, सीएनजी का यूज़ करना चाहिए ताकि पोल्यूशन कम से कम हो। ये सारी चीज़ें अगर हम अपनी डेली लाइफ में अडेप्ट करते हैं तो हम मतलब एक पर्सन भी अडेप्ट करता है वो भी कंट्रीब्यूट करता है एनवायरनमेंट को सेव करने में। नेक्स्ट है मेक फूड चेन्स इन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड पॉन्ड। हाउ डज फूड चेन डिफर फ्रॉम अ फूड वेब। सबसे पहले हमें डिफरेंट जो हैं एरियाज़ हैं, फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड, पॉन्ड हो गया, मतलब जितने भी ये रहते हैं अलग अलग जो ग्राउंड्स रहते हैं इनके बारे में, इनके फूड चेन के बारे में बताना है। जैसे फॉरेस्ट में रहने वालों की फूड चेन क्या होगी, प्लांट्स को डेरेट करेगा और एंड में लॉइन। ग्रास लैंड जो होते हैं वहाँ पे प्लांट्स को ग्रास हॉपर्स, देन फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल। पॉन्ड एक्वेटिक प्लांट्स हैं तो एक्वेटिक प्लांट्स को स्कॉर्पियन फिश, फिर फ्लेमिंगो, या आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी जैसे भी करना चाहे कर सकते हैं, बस फूड चेन बतानी है आपको। अब फूड चेन फूड वेब से कैसे डिफर है। फूड चेन क्या होता है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो एक दूसरे को फीड करते हैं। जैसे कि ट्रॉपिक लेवल्स रहते हैं इसमें कि प्लांट्स प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको कार्निवोर्स ईट करेंगे, कार्निवोर्स को फिर करेंगे प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर्स, देन हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स, देन कार्निवोर्स को ऑमनीवोर्स। सेम इसी तरह से प्रोड्यूसर्स को फर्स्ट कंज्यूमर्स, देन सेकंड कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर, देन डीकम्पोजर्स। इस तरह से फूड चेन बनती है, तो सीरीज होती है ऑर्गेनिजम्स की। जबकि फूड वेब क्या होता है, नेटवर्क होता है, डिफरेंट फूड चेन्स का जो नेटवर्क होता है जो आपस में इंटरलिंक्ड होता है उसको हम बोलते हैं फूड वेब। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। एक बार फिर से बताती हूँ, फूड चेन क्या होता है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे पे फीड करते हैं, एंड फूड वेब क्या होता है, जब इतनी सारी फूड चेन कुछ नेटवर्क बनाती है बाय इंटरलिंकिंग, उसको बोलते हैं फूड वेब। नेक्स्ट वन इज नेम द वेस्ट विच आर जनरेटेड इन योर हाउस डेली। हमें वेस्ट प्रोडक्ट्स बताने हैं जो डेली हाउस में मतलब अपने घरों में जनरेट करते हैं, और उनके डिस्पोजल के लिए हमें कौन से मेजर्स अडेप्ट करने चाहिए। पहले सबसे जो बड़ी चीज़ है किचन वेस्ट, हर एक के घर में होता है। इसके बाद पेपर वेस्ट, जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, बैग्स हैं, एनवेलप्स हैं, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, वेजिटेबल फ्रूट पील्स होते हैं। और मेजर्स कौन से हम लोग को यूज़ करने चाहिए, वही चीज़ आ रही है बार बार घूम फिर के, आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आपको समझ आ गया तो आपको पता है आपने क्या आंसर देना है कि सेग्रीगेशन होना चाहिए बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। इसके बाद प्लास्टिक बैग्स और बॉटल्स को प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स को अलग से डिस्पोज करना चाहिए ताकि कंपोस्ट बन सके। पेपर वेस्ट उसका यूज़ करना चाहिए, कैन बी यूज फॉर, जैसे कि न्यूज़पेपर्स हम रद्दी वाले को जब देते हैं तो वो उसे वापस से रिसाइकिल करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ऑर्गेनिक वेस्ट किचन का होता है उससे हमें क्या करना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहिए, या हम उसे आगे दे सकते हैं सेपरेट करके ताकि उसका इसी तरह से रिसाइकलिंग हो सके। तो स्टूडेंट्स ये वाला सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं।
कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। इसके बाद हम अपना ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। अगर आप मे बी मैं इसके बाद हेरिडिटी चैप्टर स्टार्ट करूँगी। अगर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है, किसी टॉपिक को आप समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं कि मैम इस चीज़ पर आप क्वेश्चंस कराइए। और आपको एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि यहाँ पर मैं कुरुक्षेत्र रहती हूँ, तो 10th क्लास के जो प्री बोर्ड्स हुए हैं उसमें केमिस्ट्री और बायो में इतने क्वेश्चंस ऐसे आए हैं। इवन जो ये आर एनवायरनमेंट में अभी करा रही थी, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को कराया, उनके प्री बोर्ड में उससे रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आए। तो आई थिंक आपको ये ज़रूर क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि पूरे चांसेस हैं कि इसी फॉर्म में ये आगे आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो बाकी आपके ऊपर है कि आप जितना करेंगे प्रैक्टिस, उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि सिर्फ बुक से सेम के सेम पैटर्न में क्वेश्चंस उठाकर आना वो अभी 10th में नहीं होता ना। तो जब मैंने ये चीज़ें देखी कि प्री बोर्ड्स में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आए जो मैंने कराए हुए, तो आई थॉट कि आपको भी बात बतानी चाहिए कि आप सीरियसली इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को बहुत ही सीरियसली करें, ताकि एग्ज़ाम्स में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।